Hello friends, how are you doing? This is Sanjeev Dhalaria and you are watching my YouTube channel SBM Computer Education. We are doing computer course in Excel and till now we already have done 5 chapters. Today we are going to do chapter number 6. In this chapter I am going to tell you about employees salary report. Right? What all details it contains are employee number, employee name, designation, department, basic salary, and there are some allowances like DA, DNS allowance, CA conveyance allowance, and HRA house rent allowance, and total salary which includes basic salary plus DA plus CA plus HRA, that will get you total salary, and from this total salary there are some deductions in the form of tax and PF provident fund. By deducting these two we will get net salary. Right, now let us start. एक्सेल आपने खोल लिया। अब ये एक्सेल पे एम्प्लॉय की ये इस तरह की रिपोर्ट, जिस पे कि मैंने बताया कि हमने क्या क्या लेना है। एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, यहाँ तक तो आपने एंट्री करनी है। मतलब जैसे एम्प्लॉय नंबर कुछ भी दे दिया, नाम आ गया एम्प्लॉय का, उसकी डेजिग्नेशन जैसे मैनेजर है ये, डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, और बेसिक सैलरी इसकी 26,500 कुछ भी डाल दी। ये बेसिक सैलरी तक आपने अपने आप एंट्री करनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ डीए से, डीएनएस अलाउंस से फार्मूला शुरू करेंगे। अब डीए सपोज़ कि ये मैं शीट नंबर 2 पे क्लिक करता हूँ। इधर ये दिया हुआ है कि क्या कैसे डीए डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, मान लो ये है कि डेजिग्नेशन अगर मैनेजर है तो डी ए 50% ऑफ बेसिक सैलरी, असिस्टेंट है तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी, क्लर्क है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी, और पियोन है तो 35% ऑफ बेसिक सैलरी। ये क्राइटेरिया है डी ए कैलकुलेट करने का, मान लो। और ये सी ए कैलकुलेट करने का है, कन्वेंस अलाउंस 40% अगर मैनेजर है तो, असिस्टेंट है तो 38%, ऐसे एच आर ए है। ठीक है, तो ये कंपनी का क्राइटेरिया है कि इस तरह से वो डी ए सी एच आर ए देती है। तो द्वारा अगर हम चाहें तो इस शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस शीट में राइट क्लिक करके रीनेम, जैसे मैंने इसका अलाउंसेस नाम दे दिया, ताकि बाद में आपको ढूंढना आसान होता है कि अलाउंसेस शीट पे अलाउंसेस हैं। अच्छा, शीट नंबर 1 पे आगे वापस जो टेबल है आपका, तो ये टेबल आपने जैसे एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक। अब डी ए क्या कैसे निकालना है, तो ये आप फार्मूला आप कॉपी पे लिख सकते हो। इक्वल टू इफ़, अगर जैसे उसमें टेबल में था कि मैनेजर के लिए 50%, तो मैनेजर किस में है? C2 में। डेजिग्नेशन कहाँ पे है? C2। अगर इस रिकॉर्ड के लिए C2 में है, C2, तो ये C2, अगर C2 में मैनेजर लिखा हुआ है तो C2 इक्वल टू मैनेजर। ये डबल कीवर्ड, जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो चाहे उसको चेक कर रहे हों कंडीशन में या पुट कर रहे हों, पुट का मतलब जैसे ट्रू और फॉल्स में पुट करते हैं, तो डबल कीवर्ड्स के अंदर लिखना है जब भी टेक्स्ट लेना है तो। और जो नंबर्स होते हैं वो सिंपल लिखना है। तो जैसे अगर C2 में मैनेजर है, हम चेक करें कि C2 में अगर मैनेजर लिखा हुआ है तो जितना E2 है, मतलब बेसिक सैलरी जो है, उसको मल्टीप्लाई करना है 50% से। ये हमने फार्मूला लगा दिया कि ये फार्मूला मतलब E2 मल्टीप्लाई बाई 50%। नहीं तो इफ़ अगर C2 जो है वो है असिस्टेंट, तो उधर टेबल पे था कितना दे रहे हैं कि E2 इंटू 45%, E2 इंटू 45%। नहीं तो कॉमा, इफ़ अगर C2 जो है वो है क्लर्क, मतलब ना तो मैनेजर है ना असिस्टेंट है, तो क्या क्लर्क है
अगर क्लर्क है तो ये कैलकुलेट हो E2 मल्टीप्लाई बाय 40%। नहीं तो इफ़ जितने भी दिए हैं वो सारे हम एक ही फार्मूले पे एक बार दे देंगे, क्योंकि हमने फार्मूला कॉपी करना होता है नीचे, तो अपने आप वो सामने देख के जो भी डेजिग्नेशन होएगी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। अब C2 अगर पियोन है, लास्ट वाला पियोन था, पियोन है तो E2 मल्टीप्लाई बाई 35%। तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब जितने इफ़ हैं 1 2 3 4 4 इफ़ हैं, 4 ब्रैकेट बंद हो गए। फिर आप कॉपी पे उतार लो। क्या है, इक्वल टू इफ़ अगर C2 इक्वल टू मैनेजर तो E2 इंटू 50%। ठीक है, अब मैंने ये एंटर प्रेस कर दिया। अभी क्या होगा इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि ये अमित मैनेजर है तो ये पहला वाला चलेगा। इफ़ C2 इक्वल टू मैनेजर तो ये E2 इंटू 50% कैलकुलेट हो जाएगा, आगे फार्मूला नहीं पड़ेगा, बस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आगे का तभी पड़ेगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब मैनेजर नहीं है तो फिर चेक करेगा असिस्टेंट है। अभी मैनेजर है, पहले वाले में पहला वाला चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया 13,250, ये DNS अलाउंस आ गया। अब जब बाकी कन्वेंस अलाउंस, उसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। अब सिर्फ परसेंटेज चेंज हो जाएगी, मतलब जहाँ पे जैसे इक्वल टू C2 अगर तो मैनेजर लिया था उसमें 50% किया था, E2 इंटू 50%, वहाँ पे 40% हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा फार्मूला सेम आएगा जैसा इसमें DNS अलाउंस पे। तो ऐसे कन्वेंस अलाउंस तो इस पर यही फार्मूला आएगा। ठीक है, ऐसे ही हाउस रेंट अलाउंस, उस पर भी सेम परसेंटेज चेंज हो जाएगी। टोटल सैलरी क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम SUM ब्रैकेट शुरू, और ये बेसिक से लेके बेसिक सैलरी E2 कॉलन और सारे अलाउंसेस H2। तो यहाँ से पूरी रेंज E2 से लेके H2 तक, मतलब सारे अलाउंसेस और बेसिक सैलरी। तो ये क्या आ गया, टोटल सैलरी। अब मान लो प्रोविडेंट फंड जो है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो सॉरी टोटल सैलरी, अगर हम 10% ऑफ टोटल सैलरी प्रोविडेंट फंड निकालते हैं तो इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई बाई 10%। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड आ गया। और अगर आपको ये प्रोविडेंट फंड आ गया, ऐसे टैक्स जो है वो मान लो कंडीशन है टैक्स की, जैसे अगर मैं इधर देखूं इसी शीट पे हमने टैक्स का ये लिखा है, जैसे टैक्स अगर 70,000 से ऊपर जो है वो 10% टैक्स है, मतलब टोटल सैलरी अगर 70,000 से ऊपर जा रही है। 50,000 से ऊपर में 5% है, और 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला किस तरह से बनेगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, टैक्स देखो इक्वल टू इफ़, अगर ये आपका फार्मूला वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल में बनाया था, अलग अलग इसमें कि 1000 से ऊपर अगर कंजप्शन है तो इतना, तो वैसा फार्मूला इस पर भी बनेगा। तो इक्वल टू इफ़ अगर जो टोटल सैलरी मतलब I2 जो है वो 70,000 से ऊपर है, 70,000, तो कॉमा, तो अब 70,000 से ऊपर कितनी है, तो 70,000 से ऊपर I2 माइनस 70,000 वो निकालनी है, उसको 10% से मल्टीप्लाई बाई 10%। तो ये तो हो गया मतलब 70,000 से ऊपर के अमाउंट का, लेकिन टैक्स तो 50,000 से शुरू है, तो जिसकी 70,000 से ऊपर जा रही है तो 70,000 से ऊपर तो ये निकल गया, प्लस उसका जो 20,000 है 50 और 70 के बीच में जो 20,000 है उस पर भी उसको 5% पड़ेगा, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5%। ये कॉपी पे आप लिखते रहो। ये तो हो गया उसका जिसका 70,000 से ऊपर है। नहीं तो अगर इफ़ जो I2 है वो 50,000 से ऊपर है, तो अब 50,000 से ऊपर कितनी जा रही है, तो I2 माइनस 50,000
और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5% से, ठीक है। ये हो गया 50,000 से ऊपर वाले का, और अगर 50 से भी नीचे है तो 0, तो ये कैलकुलेट हो गया टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से नेट सैलरी जो है वो क्या हो गया, इक्वल टू, ये डिडक्शन है दोनों, प्रोविडेंट फंड और टैक्स, तो टोटल सैलरी I2 माइनस J2 माइनस K2, ठीक है। तो ये नेट सैलरी आ गई। तो इस तरह से आपका ये आ गया। अब मान लो ये हमें नीचे कॉपी करना है, तो आपको पता ही है, ये सारा सेलेक्ट कर लिया और ये कॉर्नर में ब्लैक सा प्लस आता है, इसको ऐसे खींच लिया तो ये सारे सभी का आ गया। जितने भी आपने रिकॉर्ड डाले हैं वो सभी का एक ही बार में आ गया, ठीक है। तो ये था सैलरी रिपोर्ट, इसका ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको करवाऊंगा कि जो अलाउंसेस के इस पे हम चेंजेस करेंगे तो उधर चेंजेस आ जाएंगी, मतलब उसका रेफरेंस लेंगे, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट इस पे, ठीक है। तो इस पे आप प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, और फिर पार्ट 2 में दूसरा बताऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1, जिसपे हमने कि एम्प्लॉइज सैलरी रिपोर्ट किया, जिसपे हमने उसका डीएनएस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और एचआरए वगैरह निकाला सिंपल फार्मूले पे। पार्ट नंबर 2 पे हम करेंगे रेफरेंस लेके। रेफरेंस मतलब कि जो जैसे हमने ये डीएसी, एचआरए और डेजिग्नेशन जो है ये अलाउंस सीट पे रखी है, दूसरी सीट पे। तो अभी हमने फार्मूले पे किया कि डीए इक्वल टू, इफ अगर जो मैनेजर है तो हमने ये किया कि E2 बेसिक मल्टीप्लाई बाई 50%, तो हमने डायरेक्ट 50% लिखा। तो 50% ना लिख के हम नेक्स्ट इस पे पार्ट 2 में करेंगे अलाउंसी सीट का, जहाँ पे भी मैनेजर का जिस सेल पे वो है डीए है वैसा लेंगे, ठीक है। डी ऐसे सीए के लिए करेंगे, ऐसे एचआरए के लिए करेंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखो, उसको भूलना नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन पे कमेंट लिखो, और साथ में सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। थैंक यू।